एपिसोड की शुरुआत में हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर ली निंगबाई को एक नोटबुक देते हैं और कहते हैं इसमें प्रोफेसर वांग की बियन माउंटेन में बिताई गई सारी ट्रिप्स की डिटेल्स है। निंगबाई इस बुक को खोल के चेक करता है तो वो देखता है इस बुक के अंदर 3 पन्ने निकाले जा चुके हैं। निंगबाई बताता है प्रोफेसर वांग ने 1 जुलाई 2010 में बियन माउंटेन में कदम रखा था पर इसमें 7 दिन के कुछ नोट्स गायब है। प्रोफेसर ली कहने लगते हैं 3 पन्नों की वजह से क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है। निंगबाई कहता है तो देखा जाए स्टार्टिंग के 3 पन्नों की वजह से मैं उसका पता लगा सकता हूँ कि किसने इस बुक से 3 पन्ने निकाले हैं। प्रोफेसर लिन कहते हैं मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं आखिर तुम्हारे कुछ काम आ सका। निंगबाई कहता है अरे ऐसा मत कहिए, आपकी कुछ पर्सनल कंडीशन होने के बावजूद भी आपने समय निकाल के मुझको नोटबुक दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। प्रोफेसर लिन कहते हैं अरे बिल्कुल नहीं, वैसे प्रोफेसर निंगबाई आप समय निकाल के मेरी लैब में क्यों नहीं आते, मुझे काफी अच्छा लगेगा। निंगबाई कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं आज अपनी दोपहर की क्लास से पहले आपकी लैब में जरूर आऊंगा। मिस्टर लिन काफी खुश होकर निंगबाई को धन्यवाद कहता है और अब हमें मिस्टर लिन की लैब को दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लिन एंटी ग्रेविटी सोर्स के बारे में निंगबाई से पूछता है। जैसे कि वे कहते हैं मैं एंटी ग्रेविटी रिसर्च को लेकर काफी डेडिकेटेड होने वाला हूँ, तो मुझे उम्मीद है इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रेविटी और रिप्लेस एनर्जी सोर्स एक तेल की तरह है। निंगबाई कहता है अगर हम एंटी ग्रेविटी मॉडल्स को इसमें इंस्टॉल करें तो इससे काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि एयरक्राफ्ट काफी अच्छी तरीके से उड़ान भरे और वापस जमीन पे आ जाए। निंगबाई खड़ा होकर उसको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में रिसर्च करने का बोलता है एंटी ग्रेविटी को छोड़ के। प्रोफेसर लिन कहते हैं कि उसकी रिसर्च फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है कि वह किसी और प्रोजेक्ट पे काम करे इस प्रोजेक्ट को छोड़ के, क्योंकि वह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। निंगबाई उसकी कंधों पर आकर के कहता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ पर 5 साल पहले हमारा देश चाहता था कि वे न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स पर रिसर्च करे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है तो आपको बड़े एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, नॉर्मल लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। निंगबाई को इस चीज के बारे में बाद में बात करने को कहता है और बोलता है कि उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है और वह अपनी क्लास को संभालने के लिए जा रहा है। अगले सीन में हम निंगबाई की क्लास को देखते हैं और निंगबाई की क्लास एक कंप्यूटर क्लास होती है। निंगबाई अपनी क्लास में आता है और बच्चे आपस में इसको देख के बात करने लगते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है, ये हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा। एक लड़की उससे कहती है मुझे लगता है कि ये लड़का कोई मजाक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर नहीं है। एक लड़का निंगबाई से कहता है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी सीट पे जाओ, अगर प्रोफेसर निंगबाई यहाँ पर आ गए तो वे तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। निंगबाई को हंसते जवाब देता है वार्निंग के लिए थैंक यू। और निंगबाई की ये बात सुन के आपस में बच्चे बात करने लगते हैं अरे ये लड़का कितना ढीठ है, ये अपनी जगह से हट क्यों नहीं रहा, चलो देखते हैं अगर प्रोफेसर निंगबाई यहाँ पर आए तो इसके साथ क्या करेंगे। तभी क्लास का पीछे वाला दरवाजा खुलता है और पीछे वाले दरवाजे से वह तीनों प्रोफेसर आते हैं जिन्होंने निंगबाई को यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करवाया होता है। निंगबाई उन तीनों प्रोफेसर को आते हुए देख लेता है और अपनी क्लास की सभी बच्चों से कहता है सब लोग मेरी बात सुनो, मेरा नाम निंगबाई है और ये मेरा बियान यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट टाइम है जो कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। निंगबाई की ये बात सुन के सभी बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं जिस बंदे को हम एक स्टूडेंट समझ रहे थे वही प्रोफेसर निंगबाई है, ये तो मुझसे भी ज्यादा यंग है, क्या इसने यहाँ पे आने के लिए कोई डिग्री तो नहीं खरीदी। निंगबाई उनसे कहता है कंप्यूटर साइंस ये काफी ज्यादा थ्योरेटिकल और एप्लीकेबल है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शामिल है जैसे कि साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। 2 स्टूडेंट्स निंगबाई से कहते हैं प्रोफेसर निंग हमने इस चीज को पहले से याद कर लिया है तो आप इसके बारे में फिर से बात क्यों कर रहे हो, ये काफी ज्यादा बोरिंग होगा। हाँ ये सही कह रही है, काफी ज्यादा बोरिंग होगा। निंगबाई उनको देखते ही सोचता है मुझे इन लोगों को दिखाना होगा कि आखिर मेरे पास क्या है, वरना ये लोग मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेंगे। फिर सभी बच्चे निंगबाई से कहते हैं कि हमें कुछ नया सिखाओ, ये काफी ज्यादा बोरिंग है जो तुम हमें सिखा रहे हो, हमने पहले से ये सब कुछ याद कर रखा होता है। लिन प्रेसिडेंट सन से पूछते हैं क्या हमें प्रोफेसर निंगबाई की हेल्प नहीं करनी चाहिए। प्रेसिडेंट सन जवाब देता है नहीं, मुझे पूरा यकीन है निंगबाई इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। निंगबाई उनसे कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तुम इसको रिव्यू कर सकते हो, ये मैं तुम्हारे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तब एक लड़की निंगबाई से कहती है प्रोफेसर निंगबाई आप एक ग्रुप क्यों नहीं बनाते, उसके अंदर आप सारी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो। निंगबाई उस बच्ची से कहता है जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्ट सेंड कर सकता हूँ। बच्चे आपस में बात करने लगते हैं क्या कहा डायरेक्टली, भला ये मुझे कैसे मिलेगा। तभी अचानक से सबकी कंप्यूटर स्क्रीन में अपने आप ही कुछ लोड होने लगता है और बच्चे ये देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं अरे ये क्या हो गया, मेरे कंप्यूटर खराब तो नहीं हो गया, ऐसा लगता है कि मेरा कंप्यूटर खराब हो चुका है। ये देखकर प्रोफेसर लिन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और प्रेसिडेंट सन उनको शांत होकर बैठने को बोलते हैं। तभी निंगबाई उनसे कहता है अरे क्या हुआ, तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगा। और ये देख के बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं, बोलते हैं कि ये प्रोफेसर निंगबाई ने करा था, वाओ मुझे यकीन नहीं होता। निंगबाई उनसे कहता है तुम लोगों को देख के मुझे साफ दिख रहा है कि तुम लोग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो चलो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट सन निंगबाई से इंप्रेस होते हैं और निंगबाई उन सबको स्टडी करा रहा होता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। तब एक बच्चा अपना स्मार्टफोन निकालता है और दूसरा बच्चा उससे पूछता है हे तुम आखिर कर क्या रहे हो। और वह लड़का निंगबाई की क्लास की फोटो खींच के उससे कहता है इस तरह का इवेंट जरूर ऑनलाइन होगा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रूम के अंदर एक आवाज आती है बॉस ये देखो, और एक लड़का अपने बॉस को निंगबाई की फोटो दिखा रहा होता है जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है और भी उसका बॉस कहता है क्या ये हमारी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम नहीं है। वह लड़का निंगबाई की कंप्यूटर को हैक करते हुए कहता है चलो छोड़ो अब मैं इसको दिखाता हूँ कि आखिर कैमरे के पास क्या है। जब निंगबाई स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है तभी अचानक से इसकी कंप्यूटर स्क्रीन में एक वीडियो चलने लगती है जिसमें एक आदमी एक चूहे का कॉस्ट्यूम पहन के नाच रहा होता है और ये देख के स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं ये आखिर क्या चला दिया प्रोफेसर ने, ये तो हट भी नहीं रहा, क्या इसके अंदर कोई वायरस आ चुका है। कंप्यूटर से आवाज आती है तो प्रोफेसर नहीं, आपके कंप्यूटर का फायरवॉल काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर निंगबाई और उसकी पूरी क्लास हैरान हो जाती है और क्लास पूरी बोलने होती है क्या प्रोफेसर निंगबाई का कंप्यूटर हैक हो चुका है। उस स्टूडेंट की ये हरकत देखते निंगबाई मुस्कुरा रहा होता है। तभी हमें स्टूडेंट का स्टडी रूम दिखाते हैं जहाँ पे वह निंगबाई का मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि प्रोफेसर निंगबाई इतनी कुछ खास नहीं है, उनको तो ये भी नहीं पता चला कि मैंने उनका कंप्यूटर हैक कर लिया। और उसका चेला उसकी तारीफ कर रहा होता है और कहता है आप तो ड्रैगन सिटी के 1000 हैकरों में से भी सबसे एक हो। तभी अचानक से उनकी कंप्यूटर स्पीकर से आवाज आती है ओह सच में। और ये सुन के वे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगता है ये किसने बोला, ये कहाँ से आवाज आई। निंगबाई उनका कैमरा और साथ में स्क्रीन चालू करते हुए कहता है मुझे देखने से ये लगता है कि तुम कॉन्सिक्यूशंस के बारे में कुछ नहीं जानते और खैर 1000 हैकरों में से एक होना कोई बड़ी बात नहीं है।
वे लोग निंगबाई को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक शख्स कहता है जिसने कपड़े नहीं पहने होते सिवाय कच्छे के, ये तो प्रोफेसर निंगबाई है जो कि अभी स्पीच दे रहे थे। उन तीनों लड़कों को इस हालत में देखिए क्लास के सभी बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कुछ लोग कहते हैं अरे ये देखो इनकी तो स्ट्रीमिंग चल रही है। वे तीनों लड़के नर्वस होकर अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। तभी उनका बॉस कहता है अरे मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ ये बंद क्यों नहीं हो रहा। तभी पीछे वाला लड़का उससे कहता है अरे जल्दी कर नेटवर्क केबल काट वरना ये लोग और कुछ देख लेंगे। उसके बाद नेटवर्क केबल बंद होने की वजह से वहाँ की स्ट्रीमिंग बंद हो जाती है। वे तीनों लड़के आपस में बात करने लगते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें यूनिवर्सिटी को छोड़ के चले जाना चाहिए, अब हमारे पास यही ऑप्शन बचा है, हमारी सारी इज्जत खत्म। उनका बॉस अपना फोन निकाल कर कहता है मेरे से चालाकी करने की हिम्मत, अभी मैं अपने मास्टर को बुलाता हूँ। और उसका सीधे जाके फोन लगता है योंगताई फाइनेंशियल कंपनी में और एक आदमी को वे सारी बात बता देता है जो भी कुछ उसके साथ हुआ। वह आदमी उससे पूछता है क्या कहा निंगबाई, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी घूमने का रास्ता अच्छी तरीके से जानता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारा मास्टर जो हूँ तो तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो। वे फोन कट करके अंगड़ाई लेते हुए बताता है कि वे ड्रैगन सिटी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी का चीफ सिक्योरिटी है और उसका नाम जोलिन है। वह निंगबाई का कंप्यूटर हैक करना शुरू कर देता है। क्लास एंड होने के बाद प्रोफेसर लिन निंगबाई से कहते हैं कि तुमने उन तीनों बंदरों को काफी अच्छा सबक सिखाया निंगबाई। तभी निंगबाई हैरान होते अपनी लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगता है। तभी प्रोफेसर लिन निंगबाई से पूछते हैं कि इसको क्या हो गया। निंगबाई बताता है कि कोई हमारी लैपटॉप को हैक करने की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर लिन कहते हैं पक्का वे तीनों लड़के फिर से ये कोशिश कर रहे हैं। निंगबाई तुमने पहले से प्रिंसिपल से उनको सजा दिलवाने की बात कर ली थी, ना जाने ये लोग फिर से क्यों कर रहे हैं। निंगबाई बताता है कि ये काम उन तीनों का नहीं है। प्रोफेसर लिन काफी शॉक्ड होते बोलते हैं क्या ये काम कोई यूनिवर्सिटी के बाहर से कर रहा है, अगर किसी ने हमारे नेटवर्क को हैक करा तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। निंगबाई उनसे चिंता करने को मना करता है और बताता है कि ये कंप्यूटर नया है, अगर इसमें से कुछ चोरी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। निंगबाई क्रीपी से स्माइल मारता है और कहता है कि वे किसी को भी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर हैक नहीं करने देगा। दूसरी तरफ जोलिन आराम से चिल मार रहा होता है और कॉफी पीते हुए बोलता है कि इस इंसान का कंप्यूटर हैक करना काफी आसान था, इसके अंदर तो बिल्कुल भी स्किल नहीं है। तभी उसका एम्प्लॉय आके बोलता है कि बॉस हमारी कंपनी का फायरवॉल टूट चुका है और ये सुन के इसके मुंह से कॉफी निकल जाती है और वे हैरान होते बोलता है क्या कहा। फिर वे कंप्यूटर चेक करने लगता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने खुद कंपनी का फायरवॉल बनाया और कई सारे हैकर्स को इस पे हैक करने के लिए कहा था पर किसी में भी इतना दम नहीं कि वे इसको हैक कर सकें। उसका एम्प्लॉय से पूछता है क्या हमने किसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। तभी उसको याद आता है कि उसने यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को हैक करा था, तो उसके बाद से ही ये सब कुछ होना स्टार्ट हुआ है। तभी वहाँ पे उस कंपनी का रियल बॉस आता है और जोलिन से कहता है कि जोलिन आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहा, हमारे सारे अकाउंट लॉक्ड हो चुके हैं और हम वापस बैकअप नहीं कर पा रहे, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जोलिन बताता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस चेंज हो चुका है तो उसके हाथों में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। वे तीनों लोग जोलिन पे चढ़ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हम ड्रैगन सिटी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है और अब हम 100 बिलियन के अकाउंट तक नहीं पहुंच पा रहे, जल्दी से इसका कुछ करो। दूसरा शख्स कहता है कंपनी का इंटरनल डाटा लॉक्ड है, जल्दी से इसको ठीक करो। और लास्ट में उसका बॉस कहता है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने ग्राहक को क्या जवाब देंगे। जोलिन उन सब की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पे खड़ा एक एम्प्लॉय कहता है बॉस हमारे अपोनेंट को चकमा देना इतना आसान नहीं है, सिर्फ 15 सेकंड के अंदर उसने कंपनी के 7 फायरवॉल को तोड़ दिया। ये सुनकर उस कंपनी का बॉस काफी हैरान होता है और जोलिन बताता है कि मैं जानता हूँ कि ये काम किसने किया है, लेकिन बात आई नाम की तो हम दूसरी साइड बस उनके नाम बताने का इंतजार ही कर सकते हैं, ना जाने वे हमें छोड़ने का कितना प्राइस लेगा। तभी उनके भी कंप्यूटर स्पीकर से आवाज आती है प्राइस, क्या तुम लोग मुझे एक किडनैपर की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस कंपनी का बॉस जोलिन को धक्का मारते हुए कहता है अगर आप जो भी हो क्या आप मुझे बताओगे कि हमने आपको किस तरीके से ठेस पहुंचाई है जो कि आपने इतना बड़ा कदम उठा के हमारी कंपनी के साथ फायरवॉल को तोड़ दिया। स्पीकर से आवाज आती है ठेस पहुंचाना, आपकी कंपनी की कुछ लोगों ने मेरे कंप्यूटर पे हैक करने की कोशिश करी, तो आपको नहीं लगता कि ये मेरी एक बेइज्जती है। वहाँ पे खड़े सभी लोग जोली की तरफ देखने लगते हैं और जोली उनके देखने से काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है मेरा यकीन मानो ये एक छोटा सा मजाक था। उस कंपनी का बॉस सबसे पहले टेबल पे घुसा मारता है और युआन लिन पे चिल्लाते हुए कहता है कि एक तो तुम अपना काम नहीं कर रहे हो और हमारी कंपनी के लिए इतनी सारी समस्या खड़ी कर रहे हो। युआन लिन पे चिल्लाने के बाद वह निंगबाई से माफी मांगते हुए कहता है मैंने इसको अच्छी तरीके से डिसिप्लिन नहीं सिखाया, माफी के तौर पर मैं आपको 5 लाख यन देता हूँ। निंगबाई उनसे कहता है मैंने तुम लोगों से पहले भी बोला था कि मैं यहाँ पे कोई फिरौती करने नहीं आया हूँ, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी कंपनी का सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा और मैं तो बस तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए आया था। निंगबाई की ये बात सुनकर सभी लोग खुश होते हैं और वे अपना सर झुकाते हुए निंगबाई को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद निंगबाई कनेक्शन काट देता है और प्रोफेसर लिन निंगबाई को वेल डन कह रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलते ही किंगी गुस्से में निंगबाई का नाम चिल्ला रही होती है और उसके साथ शिवान भी होती है। प्रोफेसर ऐसे किंगी को दरवाजा खोलकर आते देख काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो निंगबाई के पीछे छुपने लगता है। किंगी प्रोफेसर को देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और प्रोफेसर को हेलो कहती है। प्रोफेसर वहाँ से जाते हुए कहते हैं तुम्हें निंगबाई से कुछ चाहिए था ना, तो तुम उससे बात करो और अब मैं चलता हूँ, ठीक है बाय। किंगी भी प्रोफेसर लिन को जाते हुए बाय करती है और फिर निंगबाई पे गुस्सा करते हुए कहती है निंगबाई तब तुमने मेरा लंच कार्ड चुराया। और निंगबाई लंच कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम खाना नहीं खाओगी। किंगी उससे कहती है तुम्हारी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और मैं आज लंच भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे अभी के अभी कार्ड दो। किंगी झपट्टा मार के कार्ड लेने की कोशिश करती है लेकिन निंगबाई उसको कार्ड लेने नहीं देता और उससे बच जाता है। यूसिंग किंगी को समझाते कहती है कि वे लोग बाहर खाना खा लेंगे, लेकिन किंगी इसकी बात नहीं सुन रही होती और वे निंगबाई से कार्ड लेने की कोशिश कर रही होती है और यूसिंग को किंगी एक बिल्ली लग रही होती है जो कि एक लॉलीपॉप लेना चाहती है। तभी किंगी अचानक से निंगबाई की तरफ झपट्टा मारती है लेकिन तभी निंगबाई अपनी चेयर से उठ जाता है और किंगी का मुंह निंगबाई की चेयर की तरफ आता है। तभी निंगबाई वहाँ से जा रहा होता है और किंगी निंगबाई से पूछती है कि वे कहाँ जा रहा है। निंगबाई उसको लंच कार्ड दिखाते हुए कहता है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैफेटेरिया जा रहा हूँ, क्या तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। ये सुनकर किंगी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है क्या मैं आप खाना खा सकती हूँ, तो चलो जल्दी चल रहे हैं जल्दी चलो। जब वो लोग कैफेटेरिया आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की काफी भारी लाइन लगी होती है और निंगबाई से कहती है कि हम लोग 2nd फ्लोर चल रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ टीचर होते हैं और कोई नहीं होगा।
जब वो लोग कैफेटेरिया के सेकंड फ्लोर में आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे ज्यून भी बैठा होता है और यूसिन ज्यून की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, क्या ये भी टीचर है? ज्यून इन सब की तरफ देखते हुए हेलो करता है और वे सभी लोग ज्यून के साथ बैठ जाते हैं और यूसिन ज्यून पे गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुमने काल से इंसान की तरह खाना इतनी जल्दी शुरू भी कर दिया? और ज्यून हंसते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हमें यहाँ पे कौन देख रहा है। इतना सारा स्वादिष्ट खाना देख के किंगी काफी ज्यादा खुश होती है। जब वे खाने की एक बाइट लेने वाली होती है तभी निंगबा उसको रोकता अपनी चॉपस्टिक की मदद से। किंगी उससे पूछती है कि आखिर वे क्या कर रहा है, उसी ने तो उसको कैफेटेरिया में इन्वाइट किया था। निंगबा उससे कहता है, मैंने तुमसे सिर्फ हमारे साथ आने के लिए पूछा था, ना कि हमारे साथ बैठ के खाने के लिए। किंगी उससे कहती है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खाते हुए देखूं? निंगबा कहता है, हाँ तब तक जब तक पर्पल एनर्जी सोर्स तुम्हारी बॉडी के अंदर घुल नहीं जाता। जियून यूसी निंगबा से पूछते हैं कि ये पर्पल एनर्जी सोर्स क्या होता है। तभी वहाँ पे एक शख्स आके कहता है, पर्पल एनर्जी ईस्ट से आती है। वह उन लोगों को ज्ञान देते हुए कहता है, पर्पल एनर्जी जो कि ईस्ट के सागा के रूप में मानी जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिसके अंदर पर्पल एनर्जी होती है तो वो लोग काफी ज्यादा सुरक्षित होते हैं। वह बात करते करते काफी ज्यादा पास आ रहा होता है। तभी ज्यून उसको यहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन वह टेबल पे हाथ रखता है और बताता है, पर्पल एनर्जी एक खजाना है और मार्शल आर्टिस्ट के लिए काफी रेयर चीज है। अब वहाँ ये भी है कि पर्पल एनर्जी लास्ट टाइम तब अपीयर हुई थी जब टोइज्म के फाउंडर ईस्ट हुंगू को छोड़ दिया था। पर्पल एनर्जी ईस्ट से हेवन तक उतरती है, इसलिए पर्पल एनर्जी को ऋषियों की ऑरा माना जाता है। निंगबा उसकी बात सुनता है और कहता है, पर्पल एनर्जी को एक प्रोटेक्शन कहते हैं। तभी वह भी अपनी पर्पल एनर्जी को निकालता है और कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है। वहाँ पे बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वह लड़का हैरान होते हुए कहता है कि यही पर्पल एनर्जी है। और यूसी निंगबा से कहती है, हे निंगबा, क्या तुम एक मैजिशियन भी हो? वह लड़का डरते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और निंगबा से कहता है कि पर्पल एनर्जी सिर्फ ऋषियों के लिए बना है, तुम आखिर हो कौन? निंगबा उस लड़की की बात को इग्नोर करता है और किंगी से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि पर्पल एनर्जी एक अच्छी चीज है तो मैं तुम्हें एक और लाके दूंगा, बताओ। किंगी उसको मना कर देती है कि उसको नहीं चाहिए और वह लड़का निंगबा के काफी पास आकर कहता है कि मुझे चाहिए, अगर तुम मुझे देना चाहो तो दे सकते हो। निंगबा उससे कहता है, मैं तुम्हें भला क्यों दूंगा, तुम आखिर हो कौन? वह लड़का कहने लगता है कि उसका ये मतलब नहीं था, वह पर्पल एनर्जी के लिए निंगबा को पैसे देगा। तभी यूसी उस लड़के को कहती है कि जिसके सामने तुम पैसे की बात कर रहे हो वह निंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, क्या तुम्हें लगता है कि वह पैसों के लिए तुम्हारी बात मान जाएगा? वह लड़का निंग फैमिली का नाम सुन के परेशान होने लगता है। तभी किंगी निंगबा से कहती है, क्या तुम मुझे खाने को दोगे या नहीं? निंगबा उसको कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें नहीं मिलेगा। यूसिन उन दोनों को देखती है और हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों तो ऐसे दिख रहे हो जिसकी तुम लोग तो एक मैरिज कपल हो। किंगी यूसिन से शर्माते हुए कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, हम मैरिज कपल थोड़ी है, हम लोग तो सिर्फ फ्रेंड है। ये बात सुनकर निंगबा को बुरा लगता है और वह अपनी जगह से खड़ा होता है। यूसिन किंगी से पूछती है, तो क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? और किंगी बोलती है कि मैंने शुरुआत में ही सबको बता दिया था कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी। निंगबा किंगी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था, अगर तुम शादी से एग्री नहीं हो तो हम शादी को तोड़ सकते हैं, और खैर मैं हमेशा तुम्हारी सू फैमिली की रक्षा करूंगा। और ये कहकर निंगबा वहाँ से जाने लगता है। किंगी निंगबा को नहीं रोक पाती क्योंकि किसी में भी वहाँ पे दम नहीं होता कि कोई निंगबा को पीछे से रोके। निंगबा के जाने के बाद किंगी रिग्रेट करने लगती है और यूसिन किंगी से पूछती है, क्या तुम रिग्रेट कर रही हो? और जिम किंगी से कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही सलाह दी थी कि इन बातों का कोई भी मजाक नहीं होता, अगर तुम्हें सच में इस बात से फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे ही मुंह उठा के मत बोला करो। किंगी अपनी बातों का रिग्रेट करने लगती है और हमें निंगबा को दिखाते हैं जो कि अपने पापा से बात कर रहा होता है और अपने पापा को बताता है कि किंगी और इसकी नहीं बनती, तो वह दादी सू से बात करके शादी को तोड़ना चाहता है। उसके पापा उससे पूछते हैं, भाई आखिर तुम मुझे बताओगे कि आखिर बात क्या हो गई है? लेकिन निंगबा कॉल कट कर देता है और उदास होते हुए बाहर देखने लगता है, एकदम देवदास की तरह। कुछ समय बाद हमें प्रोफेसर लिन की रिसर्च लैब दिखाई जाती है जहाँ पे उनकी पूरी रिसर्चर की टीम होती है और वे निंगबा को उन सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि इनका नाम निंगबा ही है और ये एक स्टीम प्रोफेसर है, उन्होंने आज से हमारी रिसर्च को ज्वाइन किया है। वे सभी लोग ताली बजाते हुए निंगबा का वेलकम करते हैं और कुछ लोग बात करते हैं कि ये एक प्रोफेसर है, मुझे लगा कि एक स्टूडेंट होगा, ये तो काफी ज्यादा यंग है। निंगबा उनके रिसर्च के इक्विपमेंट देखते हुए बोलता है कि ये तो काफी बेसिक लग रहा है और प्रोफेसर हु कियोंग निंगबा से कहते हैं, देखने से लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया, ये सारे इक्विपमेंट्स हमारी एंटी ग्रेविटी रिसर्च लैब का है, यूनिवर्सिटी के अंदर किसी के भी पास ये नहीं है। और जरा तुम ग्रेविटी टेस्टिंग मशीन को देख सकते हो, इसकी कीमत 8 मिलियन है और ड्रैगन सिटी में इकलौती हमारे पास ही ये मशीन है। निंगबा कुछ याद करते हुए प्रोफेसर हु कियोंग से कहता है कि मैंने 5 बिलियन की ग्रेविटी टेस्टिंग मशीन देखी है। निंगबा की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसे कहने लगते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो, ये कोई बकवास तो नहीं है? प्रोफेसर हु कियोंग निंगबा से कहते हैं, क्या तुम मॉडल A513 की बात कर रहे हो? निंगबा कहने लगता है, हाँ, वे मशीन केवल 5 ही है और 2 तो चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस में है और बाकी की 3 नॉर्दर्न बॉर्डर में है। अगर तुम कहो तो मैं उनमें से एक मशीन का जुगाड़ कर सकता हूँ। और ये बात सुनके वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर लिन अपने एक और प्रोफेसर के साथ आते हैं और निंगबा उनसे पूछता है कि आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है? तभी प्रोफेसर लिन गहरी सांस लेने लगता है और वह लड़की कहती है, प्रोफेसर निंग, आप हमारी रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहते हो? मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हमारी रिसर्च टीम है वो एक तरह की नॉन एग्जिटिंग है, लोगों को लगता है कि हम लोग कोई फ्रॉड है। निंगबा अपना मोबाइल निकालता है और उनसे कहता है कि कैसा रहेगा अगर निंग फैमिली का कॉन्ग्लोमरेट तुम्हारी रिसर्च में इन्वेस्ट करे, अगर फ्यूचर में तुम्हारी रिसर्च आगे बढ़ती है तो निंग कॉन्ग्लोमरेट को 90% मिलेगा तुम्हारी रिसर्च से, तो बताओ ये तुम्हें ठीक लग रहा है? प्रोफेसर हु कियोंग काफी हैरान होते हुए कहता है, 90%? तुम्हें पता भी है आखिर तुम क्या कह रहे हो? प्रोफेसर लिन हु कियोंग को शांत कराते हैं और उनसे कहते हैं, प्रोफेसर निंग इस एरिया के सबसे बड़े रिसर्चर है, अगर पैसे की ही बात होती तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे उनको बुलाता? उसके बाद प्रोफेसर लिंग निंगबा के पास जाकर कहते हैं, प्रोफेसर निंगबा, हम लोग आपकी बात से एग्री है। और निंगबा उनसे कहता है, चलो ठीक है, और वे कॉल में किसी से बियान यूनिवर्सिटी में 1 बिलियन इन्वेस्ट करने को बोलता है। वे प्रोफेसर लिन से कहता है, मुझे यकीन है कि आप कुछ ही समय में काफी जल्दी बदल जाओगे अगर आप एंटी ग्रेविटी के कुछ बेसिक से स्टार्ट करो।
कुछ समय बाद वो सभी लोग अपनी रिसर्च में लग जाते हैं और जब वो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो उनको रिसर्च करते हुए इतना टाइम हो जाता है कि वहाँ पे रात हो चुकी होती है। और तभी रात के समय वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वे सभी लोग ऊपर देखते हुए कहते हैं ये आवाज किस चीज की आ रही है। वह हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड करता है और उस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। जब वे लोग अपने सामने देखते हैं तो इस हेलीकॉप्टर में नॉर्दर्न लाइन का सिंबल बना होता है और वहाँ पे सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर यह हेलीकॉप्टर स्पोर्ट्स फील्ड में क्यों लैंड हुआ है। और वे लोग उस हेलीकॉप्टर के थोड़ा सा पास जाने लगते हैं। तभी नॉर्दर्न लाइन के सोल्जर्स उनको दूर हटने को कहते हैं और बोलते हैं जिनको इस मिशन से कुछ भी लेना देना नहीं है तो कृपया करके वो लोग दूर हो जाएं। प्रोफेसर हु कियोंग उस हेलीकॉप्टर को देख के बोलता है यह हेलीकॉप्टर तो काफी बड़ा है और प्रोफेसर लिंग जवाब देता है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि एक लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है। तभी निंगबाई हेलीकॉप्टर के पास जाने लगता है पर तभी एक लेडी निंगबाई से कहती है प्रोफेसर निंगबाई उधर मत जाओ, हमें वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। निंगबाई को आते देख वे सभी लोग सावधान हो जाते हैं और वे सभी लोग निंगबाई को सल्यूट करते हैं और उनमें से एक शख्स बताता है ग्रेट कमांडर, मेरा नाम है लू किंग और मैं नॉर्दर्न लियांग का 6th ईस्टकोस्ट टीम से हूँ। निंगबाई उस शख्स की बात सुन के उन सभी लोगों के बीच में से जा रहा होता है और वे सभी लोग निंगबाई को कमांडर कमांडर चिल्ला रहे होते हैं। ये देखकर सभी प्रोफेसर काफी शॉक्ड होते हैं और प्रोफेसर ली कहता है कि मुझे लगा था कि निंगबाई सिर्फ एक जीनियस स्टूडेंट है और दूसरा प्रोफेसर कहता है ये तो काफी अमीर बच्चा है। निंगबाई ऊपर देख के सोचने लगता है कि आखिर इस दुनिया में है कौन और इसी के साथ पुकारता है कि वे लोग सो चुके हैं या नहीं। तभी निंगबाई के मॉम और डैड आते हैं और उससे पूछते हैं क्या उसकी और किंगी की लड़ाई हुई है। निंगबाई उनको बताता है कि किंगी ने सबके सामने इस मैरिज को डिसएग्री कर दिया, अब इसके बारे में और कुछ बहस नहीं करना चाहता। वे उनको आराम करने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर निंगबाई अपने घर के उसी गार्डन में आता है जहाँ पे निंगबाई ने किंगी से कई सारे वादे करे होते हैं और वे छलांग मारकर अपने घर की छत पे आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे पहले से साया होता है और साया निंगबाई को देख के डर जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर निंगबाई से उन 3 व्यक्ति के बारे में पूछता है जिनको वे मारना चाहता है। साया बताता है कि अभी तो उसको उनके बारे में पता नहीं चला, लेकिन हाँ देखने से लगता है कि उनमें से एक व्यक्ति जू जोंगडोंग की कमांड में और जिंगजेंग एनबू का लीडर जिंगजेंग एनबू और स्पेशल ऑपरेशन टीम के अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए मुझे बस आपकी परवाह हो रही थी और मैं आपको देखने के लिए आया। निंगबाई साया को इस बात को इग्नोर करके यहाँ से जाने के लिए कहता है और साया के जाते ही निंगबाई किंगी की याद में चांद को देखने लगता है एकदम देवदास की तरह। और उसी समय में किंगी भी चांद को देख रही होती है। तभी वहाँ पे दादी की आवाज आती है और दादी की आवाज सुनकर किंगी हॉपलेस हो जाती है। दादी कमरे के अंदर एंटर करती है और किंगी दादी से पूछती है क्या वे अब तक सोई नहीं, और दादी बताती है कि अभी उसकी निंगबाई की मॉम से बात हुई है और उसने निंगबाई के बारे में इनको बताया है। उसको अब शादी को लेकर टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन निंग फैमिली नहीं चाहता कि ये शादी टूटे, पर सू फैमिली को इसको तोड़ना होगा। जब तुमने फर्स्ट टाइम बोला था कि तुम शादी नहीं करना चाहती, मैं तो बस इस बात को मजाक में ले रही थी। अब मुझे पता चल चुका है कि तुम शादी नहीं करना चाहती और तुमने बार बार बोला है। और निंगबाई भी उन लोगों में से नहीं है जो हर किसी के पीछे लगे। निंगबाई का सेंस काफी स्ट्रॉन्ग है और वो तुमको लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव था और तुमने कई बार शादी को मना करके उसको उकसाया कि अब उसको शादी नहीं करना चाहिए। दादी वहाँ से जाते हुए कहती है लड़की होने के नाते हम लोगों को ही इस शादी को मना करना होगा। ये बात निंगबाई की मॉम ने कहा है और दादी के वहाँ से जाने के बाद किंगी अपने घुटनों पर गिर जाती है और निंगबाई को याद करते हुए कहती है अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है तो तुम गलत हो। दादी घर से बाहर निकलती है और कहती है किंगी मुझे यकीन है कि तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। और दादी को बाहर जाते देख एक शख्स देख लेता है और अपना फोन घुमाकर किसी को कॉल करता है और उस शख्स से कहता है कि रास्ता साफ है, निंग फैमिली ने शादी को तोड़ दिया है। तो अब हमें सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सू फैमिली से मिलने कोई आया होता है और दादी उनका वेलकम करते हुए कहती है चेयरमैन गु आप हमारी सू फैमिली से मिलने आए हो, ये देख के हमें काफी ज्यादा खुशी हुई, आपके आने से हमारा सू फैमिली काफी ज्यादा खिल उठेगा। और चेयरमैन को अपने बेटे के साथ आया होता है। वह दादी से कहता है दादी मुझे भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतने टाइम बाद भी मुझे याद रखोगी। अब वे लोग बैठ जाते हैं और दादी चेयरमैन गु की बेटी की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारा बेटा तो काफी ज्यादा सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा गु फैमिली काफी ज्यादा फल फूल रहा है। चेयरमैन गु कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा आपकी किंगी की तुलना में कुछ नहीं कर सकता, आपकी किंगी ड्रैगन सिटी में सबसे रेयर और सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। आप खुद ही बताओ क्या मेरा नालायक बेटा आपकी किंगी के सामने कुछ है। किंगी दादी के कान में कहता है दादी अंकल को यहाँ पे शादी का प्रस्ताव देने आए हैं। चेयरमैन को अपनी बात रखकर कहता है कि हमारी फैमिली एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और हम लोगों की भी अच्छी मुलाकात हो चुकी है और मेरे बेटे को भी आपकी किंगी पसंद है, तो आपका क्या ख्याल है शादी को लेके। दादी उससे कहती है कि आजकल के बच्चों को तो आप जानते होंगे, मुझे इस शादी को लेके सबसे पहले किंगी से पूछना होगा, तभी जाके मैं कोई फैसला ले सकती हूँ। चेयरमैन गु कहता है कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से सोच विचार लीजिए। और वे अपना हाथ उठाकर कुछ लोगों को अंदर बुलाता है और वे लोग जब अंदर आते हैं तो अपने साथ में कुछ बड़े बड़े सूटकेस लाते हैं जिनको चेयरमैन गु खोलता है तो उसके अंदर सोने की ईंट होती है। और चेयरमैन गु दादी से कहता है शादी शुरू होने से पहले मैं आपको एंगेजमेंट गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो प्लीज दादी सू इनको स्वीकार करिए। ये फिर कुछ कह नहीं पाती और किंगी का भाई किंगू चेयरमैन गु से कहता है चेयरमैन गु मुझे लगता है आप और आपका बेटा काफी ज्यादा थक चुके होंगे, आओ हम इसके बारे में अंदर जाके बात करते हैं। तभी सू फैमिली का नौकर डरते हुए आता है और दादी से कहता है मैडम सबसे जरूरी मेहमान आ चुके हैं। और वहाँ से जांग जेंगवान आता है और कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ जांग जेंगवान। दादी जेंगवान का वेलकम करती है और जेंगवान मिलिट्री टोकन फेंकता है जिसमें उसकी फैमिली का सिंबल बना होता है। जेंगवान का ये नेचर देख वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चेयरमैन गु का बेटा कांगांग उस टोकन को उठा लेता है। चेयरमैन गु कांगांग के हाथ पे चाटा मारकर उस टोकन को नीचे गिरा देते हैं। कांगांग के पूछने पर चेयरमैन गु बताते हैं ये एक मिलिट्री टोकन है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसको मत छुओ। दादी वो टोकन देख काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो टोकन सू फैमिली को मिला होता है जांग जेंगवान की तरफ से, यानी कि जांग फैमिली उनकी फैमिली को मार डालेगी। दादी किंगू से निंगबाई को कॉल करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर किंगी भी आ जाती है और किंगी जेंगवान को देखकर बोलती है तुम्हें पक्का निंगबाई ने भेजा होगा, वैसे तो वो बहुत इंसाफ की बातें करता है, जब मैंने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया तो उसने तुम्हें यहाँ पे भेजा, वो भी हमारी सू फैमिली को बुली करने के लिए। रुको मैं ही उसको कॉल करती हूँ। हेलो निंगबाई। निंगबाई सामने से आते हुए कहता है कॉल काटो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने सारी बातें सुन ली है। निंगबाई को देख जेंगवान अपना शीश झुकाता है। निंगबाई उस मिलिट्री टोकन को उठाकर कहता है मैं तुम्हारे इस टोकन को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जांग फैमिली का स्वागत
करता हूँ कि वे लोग आए और मुझे लियांग स्वॉर्ड से मार डाले। निंगबाई की ये बात सुनकर जैंगवान अपने घुटनों पे गिर जाता है। किंगी निंगबाई पे भड़क रही होती है और कहती है कि निंगबाई तुम एक पाखंडी और झूठे इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है कि जांग जैंगवान जैसा इंसान तुम्हारे आदेश के बिना इस तरह की हरकत करने की सोचेगा भी? पीछे से जैंगवान कहता है कि नहीं, ये मैंने खुद ही अपनी मर्जी से किया है और निंगबाई उसको चुप करा देता है। किंगी फिर से निंगबाई से कहने लगती है कि तुम एक नॉर्दर्न किंग के रूप में इतने ऊंचे और शक्तिशाली इंसान हो और हमारे सू फैमिली के घर पे आकर हमको डराने की कोशिश कर रहे हो, वो भी एक टोकन देके। मैं सच बता रही हूँ, अगर दादी को आज कुछ भी हुआ तो मैं अपना पूरा जिंदगी तुम्हें बर्बाद करने में बिता दूंगी। और ये कहकर किंगी निंगबाई को चाटा मारने के लिए आगे बढ़ती है। किंगी को ये हरकत करते देख जैंगवान गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और दादी भी जैंगवान को देख लेती है कि उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल लिया है और डर के मारे चिल्लाने लगती है, किंगी पीछे हटो, ये हरकत मत करो। फिर किंगी पीछे हट जाती है और निंगबाई से कहती है कि इस चीज के मजे उठाओ, जैंगवान को मुझे मारने दो और वैसे भी हम लोग तो तुम्हारे लिए चींटी बराबर है। ये बात कहते हुए किंगी रोने लगती है कि हमारा सू फैमिली भले ही कमजोर है लेकिन मैं सू किंगी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। फिर निंगबाई जैंगवान को पीछे हटने के लिए बोलता है लेकिन जैंगवान निंगबाई की बात नहीं मानता। फिर उसके बाद निंगबाई गुस्से में जैंगवान से बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है, अभी के अभी पीछे हटो। फिर जैंगवान को पीछे हटना पड़ता है और निंगबाई आगे बढ़कर उस कार्ड को उठाते हुए कहता है कि इस कार्ड के धन ऋषि को किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसलिए सू परिवार को डरने की जरूरत नहीं है। और जाते हुए किंगी से कहता है कि मैं अब तुम्हें कभी भी फिर से परेशान नहीं करूंगा। अपना नॉर्दर्न किंग ब्लैंकेट पहनकर निंगबाई अपने सभी नॉर्दर्न सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि आज के बाद किसी ने भी सू फैमिली को परेशान करने की कोशिश करी तो उसको सख्त सजा मिलेगी। ये सुनकर किंगुई और दादी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चेयरमैन गु अपना सारा का सारा सामान खाली कर रहे होते हैं। अब सबके चले जाने पर किंगुई दादी को ले जाता है और किंगी एक जगह खड़ी होकर रोने लगती है। निंगबाई जाते हुए सोचता है कि मैंने सू फैमिली का कर्ज चुका दिया और जैंगवान की तरफ देखते हुए कहता है कि शादी को लेकर जो भी गड़बड़ी हुई है ये सब कुछ मेरे हाथों में, तो तुम लोगों को इसमें दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है, जाकर ये संदेश सब तक पहुंचा दो। अब निंगबाई अपने घर आ जाता है। जब वे अपने घर आकर देखता है तो उसके घर के सामने काफी सारी लग्जरियस कार खड़ी होती है और ये देखकर निंगबाई को काफी ज्यादा हैरानी आती है कि ये सारी कार्स कहां से आई है। तभी गुगु हंसते उछलते निंगबाई के सामने से आती है और उसको गले लगा लेती है। फिर निंगबाई के चाचा आते हैं और निंगबाई अपने चाचा से पूछता है कि इतनी सारी कार कहां से आई है, तो उसके चाचा बताते हैं कि सारी कार मैरिज प्रपोजल की गिफ्ट है। निंगबाई काफी कंफ्यूज अपने चाचा से पूछता है कि हमारी फैमिली के अंदर कोई लड़की है जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है। फिर निंगबाई गुगु के पेट में गुदगुदी करते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे गिफ्ट गुगु के लिए तो है नहीं। तभी उनके सामने से एक कार आके रुकती है और उस कार के अंदर से मिस्टर लिन निकलते हैं। निंगबाई उनसे कहता है कि आप तो कैपिटल डार्क डिवीजन से हो, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? और वे जवाब देते हैं कि मैं यहाँ पे मैरिज प्रपोजल के लिए आया हूँ। और मैरिज प्रपोजल का नाम सुनकर निंगबाई का मुंह बन जाता है। मिस्टर लिन निंगबाई से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने सू फैमिली के साथ शादी तोड़ दी है, तो मेरी एक छोटी सी पोती है जिसकी एज तुम्हारे ही जितनी है, अगर तुम चाहो तो तुम इससे शादी कर सकते हो। और निंगबाई उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए आगे जाने लगता है। निंगबाई के चाचा मिस्टर लिन को बताते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो जो मैरिज प्रपोजल के लिए आया है। तभी सामने का दरवाजा खुलता है और जब निंगबाई अपने सामने देखता है तो वहाँ पे कई सारे फादर्स और उनके भाई निंगबाई से मैरिज प्रपोजल के लिए आए होते हैं और वे सभी लोग काफी इज्जत के साथ निंगबाई के सामने झुकते हुए उसको नॉर्दर्न ब्लेड लीडर कह रहे होते हैं। निंगबाई अपने मन में सोचता है कि ये सभी लोग अपनी बेटी और बहन की शादी मुझसे तभी करा रहे हैं क्योंकि मैं नॉर्दर्न ब्लेड का लीडर हूँ। निंगबाई गुस्से में उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी के सभी लोग निंग मैंशन से बाहर निकल जाओ और ये बात मुझे दोबारा ना कहनी पड़े। फिर वह सभी लोग निंगबाई के डर से वहाँ से भग जाते हैं। जो निंगबाई की छोटी बहन है वह निंगबाई के इस मूड को देख के डर जाती है, लेकिन निंगबाई उसको शांत कराते हुए कहता है कि गुगु मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर निंगबाई के डैड आकर कहते हैं कि निंगबाई अगर तुम इनमें से एक भी मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हो तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जो दोबारा आ सके। निंगबाई गुगु को नीचे उतारते हुए अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे अब फिर से किसी एंगेजमेंट में फंसने की जरूरत नहीं है। निंगबाई के डैड कहता है निंगबाई तुमने पहले से ही सू फैमिली के साथ शादी तोड़ दी है, तुम्हें कभी ना तो कभी शादी करने की जरूरत है। तो मैंने और तुम्हारी मॉम ने एक लड़की को पसंद किया है, क्या तुम उसकी फोटो देखना चाहोगे? लेकिन निंगबाई उन फोटो को देखने से पहले ही उन फोटो को झटकाकर फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम सू फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पे दादी किंगी को बता रही होती है कि जैंगडोंग से जू फैमिली की बेटी जियो जिंगलोंग और नानजो से चैन फैमिली की बेटी चैन जुआन किंग जो के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी जिसका नाम है लू फैंग, वे नॉर्दर्न प्लेन्स के गेट कीपर की बेटी है। इन सभी लोगों ने निंग मैंशन में आकर निंग फैमिली को मैरिज प्रपोजल दिया है। किंगी दादी से पूछती है क्या निंग फैमिली ने किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया? दादी उसको बताती है कि नहीं, निंगबाई ने उन सभी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर किंगी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं जानती थी कि वह हजारों सालों तक ऐसे ही नल्ला रहेगा क्योंकि वह काफी ज्यादा जिद्दी और अड़ियल है। किंगी का ये बिहेवियर देखते हुए दादी उससे पूछती है क्या किंगी तुम सच में निंगबाई को पसंद नहीं करती? किंगी दादी से शर्माते हुए कहती है दादी आप आखिर कैसी बात कर रही हो, आप भूल गई उसने आज क्या ड्रामा किया था? दादी किंगी से कहती है तुम इतना ज्यादा जिद्दी मत बनो, अगर निंगबाई सच में संकी होता तो उसने हमारी सू फैमिली को कब का खत्म कर दिया होता, और तुम तो निंगबाई के साथ रह चुकी हो तो तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि निंगबाई को शो ऑफ करने का बिल्कुल भी शौक नहीं। दादी किंगी का हाथ पकड़कर उसको बताती है कि आज जो जांग जेंगवान ने टोकन फेंका था वो उसने निंगबाई को बिना बताए किया है, इसमें निंगबाई का कोई भी दोष नहीं। किंगी कहती है कि दादी उसने ये बात सबके सामने बताई क्यों नहीं? दादी से कहती है कि जैसे ही वो घर के अंदर आया तो तुमने उस पर कुछ ना तो कुछ आरोप डालना शुरू कर दिया, जैसे तुम्हारी बात सुन के उसका दिल ठंडा हो गया और इसमें कोई शक नहीं कि उसका तुम्हें जवाब देने का कोई भी मन नहीं कर रहा होगा। दादी की बात सुनकर किंगी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वे कहती है कि शायद मुझे शादी को नहीं तोड़ना चाहिए था। दादी किंगी को बताती है कि निंगबाई शुरू से ही नॉर्दर्न एरिया में ही पला पड़ा है, इतनी सारी कठिनाई सहने के बाद क्या तुम सच में उसको एक ऐसा मार्शल मास्टर समझ रही हो जो दूसरों की तरह लुलू चुपू करता होगा? उसकी आदत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वह हमेशा अपनी नियम पे सख्त चलता है। किंगी रोते हुए दादी से कहती है कि दादी अब रहने दो, अब कुछ भी कहने को काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अब अगला सीन हम स्कूल का देखते हैं जहाँ पे निंगबाई अपने रूम में बैठा होता है और उसके सामने यूक्सिन आकर उससे कहती है कि हेलो मिस्टर जीनियस, क्या हाल है आपके? और साथ ही में वह निंगबाई के लिए गर्म चाय भी लाई होती है। निंगबाई से पूछता है क्या ये चाय तुम लाई हो? यूक्सिन निंगबाई को बताती है कि हाँ, ये एक वॉरशिपिंग टी है जो कि ज्यून ने आपके लिए बनाई है। वे कब से आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था और आप तो जानते होंगे वे काफी ज्यादा जल्दबाजी में रहता है, इसलिए आप नहीं आए तो वे अपने आप ही चला गया।
निंगबा एकदम हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम लोग मुझे एक वॉरशिपिंग टी पिला रहे हो? यूक्सिन निंगबा से कहती है कि मेरा छोटा भाई थोड़ा सा बेवकूफ है, आप तो जानते होंगे, उसको माफ करना। खैर इसके बारे में छोड़ो, मैंने सुना है कि आप टैंक ग्रुप के साथ मिलकर एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च कर रहे हो। निंगबा से कहता है कि तुम सीधे बात करो, तुम आखिर इतनी बात को घुमा क्यों रही हो, तुम यहाँ पे किस मकसद के लिए आई हो? यूक्सिन कहती है, चलो ठीक है, हमारी टैंक फैमिली के अंदर कल रात को एक और मार्शल आर्टिस्ट का जन्म हुआ है और वह जीवन से 2 साल छोटा है। निंगबा कहता है, तो देखने से लगता है कि टैंक फैमिली के अंदर जीवन की पोजीशन खतरे में है। यूक्सिन बताती है कि हमारी टैंक फैमिली के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है और जो हमारी फैमिली के सक्सेसर है उन्होंने कंपटीशन को जारी किया है और अगर उस कंपटीशन के अंदर जीवन हार गया तो उसको किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। निंगबा काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जीवन पहले से ही काफी ज्यादा लापरवाह है। अगर वह मार्शल आर्ट्स को चुनेगा और टैंक फैमिली के चेयरमैन की पोजीशन को छोड़ देगा तो उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ऐसे कदम उठाने पर जीवन तो काफी ज्यादा आगे जा सकता है। यूक्सिन बताती है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, अगर जीवन ने एक बार अपनी पोजीशन को छोड़ दिया तो मेरे परिवार में 2 अंकल है, वे काफी ज्यादा बेकार इंसान है। जैसे ही जीवन टैंक फैमिली के अंदर पोजीशन को छोड़ देगा तो मेरे जो चाचा है वे लोग मेरी कोई मैरिज प्रपोजल को अरेंज कर देंगे और मैं किसी पॉलिटिकल मैरिज के अंदर नहीं फंसना चाहती। निंगबा कहता है, मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। यूक्सिन निंगबा से कहती है, क्या तुम इन बड़े परिवार के अंकल को अच्छी तरीके से नहीं जानते हो? वे काफी ज्यादा बेकार और घटिया है, वे लोग मुझे भी काफी अजीब नजरों से देखते हैं। प्लीज निंगबा, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। जिस परिस्थिति से मैं गुजर रही हूँ किसी समय तुम भी इसी परिस्थिति में गुजरे थे। उसके बाद निंगबा अपने बचपन को याद करने लगता है जब उसके डैड और मॉम अपने कैसे अपने भाई और अपने देवर से छुप के भागते थे। निंगबा यूक्सिन की हेल्प करने के लिए मान जाता है, जिसे सुनकर यूक्सिन काफी ज्यादा खुश होती है। निंगबा यूक्सिन से कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं। यूक्सिन के पूछने पर निंगबा अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि जिस एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट पर तुम भी शामिल होना चाहती थी उस प्रोजेक्ट से मुझे भी निकाल दिया गया है। और हम निंगबा के फोन को देखते हैं जहाँ पे किसी ग्रुप से उसको निकाल दिया गया है एडमिन के द्वारा, जिसे देखकर यूक्सिन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। अब अगले सीन में हम एंटी ग्रेविटी रिसर्च लैब को देखते हैं जहाँ पे लोग एंटी ग्रेविटी रिसर्चर से सवाल पूछ रहे होते हैं, क्या आपने सच में एंटी ग्रेविटी डिवाइस को फिनिश कर दिया है? आखिर कितने रिसर्चर्स ने आपकी इसमें मदद करवाई है? वोकियोंग सबको झूठ बताते हुए कहता है कि इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के बाद इस पर टेस्ट भी करा जा चुका है। इस प्रोजेक्ट पर मेरे टीचर और मेरी क्लास के कुछ 8 स्टूडेंट ने मिलकर काम किया है और कुल मिलाकर हम 9 लोगों ने इस प्रोजेक्ट को फिनिश किया है। वोकियोंग प्रोफेसर ली से कहता है कि प्रोफेसर ली, आखिर आप इतने चुप क्यों हो? आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और जो प्रोफेसर ली है काफी ज्यादा टेंशन में कुछ भी नहीं बोल रहा होता। फिर प्रोफेसर ली अपनी सीट से उठता है और कहता है कि ये दुनिया का पहला एंटी ग्रेविटी डिवाइस होने वाला है। ये 10 मीटर तक उड़ सकता है और बिजली से चलने के अलावा ये 100 किलोग्राम के भार को भी सहन कर सकता है। तभी उन लोगों में बैठा कोई शख्स कहता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्या ये बात सच है कि इस डिवाइस को बनाने वाले शख्स को ही इतना ज्यादा सम्मानित किया जा रहा है? और हम देखते हैं कि ये बात मुक्सी ने कहा होता है जिसने निंगबा को $100 बिलियन दिए थे। वे बैठे बैठे पूछती है, प्रोफेसर ली, क्या ये बात सच है कि आपने खुद से ही एंटी ग्रेविटी डिवाइस को बनाया है? प्रोफेसर ली मुक्सी की बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसको कुछ भी नहीं कहते। तभी हुकियोंग उससे कहता है कि मुक्सी, तुम्हारे सवाल का मतलब क्या है? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि प्रोफेसर ली ने कुछ नहीं किया, वे आलसी इंसान की तरह कुछ नहीं कर रहे? उन्होंने दिन रात एक करके एंटी ग्रेविटी डिवाइस को खुद से ही बनाया है। मुक्सी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई प्रोफेसर ली से ये सवाल कहने की? तभी जो वहाँ का दरवाजा है उसको कोई लात मारकर खोलता है और उसमें से यूक्सिन और निंगबा साथ में बाहर आते हैं और यूक्सिन हुकियोंग से कहती है कि हुकियोंग, अभी तुमने क्या कहा? ये बात तुम जरा फिर से क्यों से पूछती है, क्या सच में उसी ने एंटी ग्रेविटी को बनाया है या फिर निंगबा ने? निंगबा और यूक्सिन को देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान थे, आखिर ये दोनों है कौन? हुकियोंग निंगबा और यूक्सिन से कहता है, आखिर तुम दोनों को यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी? यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। तभी वहाँ पर बैठी म्यूक्सी हुकियोंग से कहती है, क्या तुम डर रहे हो? जिस एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट को तुम अपना बता रहे हो उसका असली ऑनर यहाँ पर आ चुका है और अब तुम्हारे झूठ से पर्दा फाश होने वाला है। उसकी बात सुनकर हुकियोंग कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही इन दोनों को यहाँ पर लाई होगी झूठी अफवाह फैलाने के लिए, क्योंकि हमारे रिसर्च लैब ने तुम्हारी कंपनी के साथ फंडिंग को रिजेक्ट करके रखा है। उसकी बात सुनने के बाद म्यूक्सी कहती है, क्या झूठी अफवाह फैलाने के लिए? एक तो तुम दूसरों की अचीवमेंट को चुराते हो और उसको पब्लिकली अपना बताते हो, क्या ये घटिया हरकत नहीं है? हुकियोंग कहता है कि तुम्हारे पास हमारी रिसर्च लैब के खिलाफ कोई एविडेंस है कि मैंने एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट को किसी और के अचीवमेंट को चुराया है? यूक्सिन कहती है कि एविडेंस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस इंसान ने एंटी ग्रेविटी को बनाया है उसका असली ऑनर तुम्हारे सामने खड़ा है। जब वहाँ पे बैठे सभी लोग इस बात को सुनते हैं तो वे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सू चेंगी आकर निंगबा से कहता है, तो तुम हो बियान यूनिवर्सिटी के सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा निंगबा। और निंगबा भी सू चेंगी को बहुत पहले से ही जानता था और वे हुकियोंग की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, तुम्हें एविडेंस चाहिए था तो सुनो, मैंने एंटी ग्रेविटी डिवाइस के अंदर टेम्परेरी पार्ट्स का इस्तेमाल करा है। 3 से 5 बार इस्तेमाल करने के बाद ये एकदम यूजलेस बन जाएगा। ये सुनकर हुकियोंग डरते हुए कहता है, तुम बेवकूफी भरी बातें मत करो, हमारी टीम ने इसको कल रात 7 बार ट्राई करा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एंटी ग्रेविटी डिवाइस यूजलेस बन जाए। निंगबा उससे कहता है, अच्छा तो फिर दिखाओ हमें। निंगबा की बात सुनने के बाद हुकियोंग डरते हुए एंटी ग्रेविटी डिवाइस को चालू कर देता है और जैसे ही एंटी ग्रेविटी डिवाइस एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे बैठे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सूरज की जितनी रोशनी पैदा हो रही थी और ये देख के सू चेंगी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हुकियोंग निंगबा से कहता है, तो तुमने देखा हमारा एंटी ग्रेविटी डिवाइस काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट 3 से 5 बार इस्तेमाल करने के बाद खराब हो जाए। निंगबा ऊपर देखते हुए कहता है कि इसका कोर कंपोनेंट इस समय अपनी लिमिट पर है और इसकी मशीन से भी काफी ज्यादा आवाज आ रही है, क्या तुमने इस चीज को नोटिस किया? फिर हम देखते हैं एंटी ग्रेविटी डिवाइस अजीब तरीके से वाइब्रेट करने लगता है और प्रोफेसर ली अपनी जगह से खड़े होकर हुकियोंग को डिवाइस बंद करने के लिए कहते हैं। निंगबा कहता है कि अब बहुत देरी हो चुकी है और वे चिल्लाते हुए वहाँ के सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है। फिर एकदम से एंटी ग्रेविटी डिवाइस टूटकर हुकियोंग के सामने गिरता है और ये देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। तभी सू चेंगी प्रोफेसर ली से कहते हैं, अगर आपने एंटी ग्रेविटी डिवाइस को बनाया है तो आपको इसके टूटने का रीजन पता होगा, क्या आप इसको फिर से फिक्स कर सकते हैं? हुकियोंग टूटे हुए डिवाइस के पास जाते हुए सभी से कहता है कि मैं अभी आपको
इसको फिक्स करके दिखाता हूँ। और ऐसे ही डिवाइस को फिक्स करने की नाकाम कोशिश करते हुए हुक्योंग उसको फिक्स नहीं कर पाता। जब सू चेंगी देखते हैं कि हुक्योंग उस मशीन को डिसेबल नहीं कर पा रहा, तो वह उससे कहते हैं तुम्हारी बनाई गई मशीन को क्या तुम उसको डिसेबल भी नहीं कर सकते, या फिर मिसेस युक्सिन की बात सच है। तभी वहाँ पर खड़ी रिसर्च लैब की एक स्टूडेंट उनसे कहती है सच तो यह है कि एंटी ग्रेविटी डिवाइस को प्रोफेसर निंगबाई ने डिजाइन और मैन्युफैक्चर करा था लास्ट नाइट में, हम अब तक उनकी मैन्युफैक्चर को कॉपी नहीं कर पाए। जब ये बात वहाँ के सभी लोगों को पता चलता है तो उन लोगों में से एक डोंगफेंग ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव गोंगफेंग उनसे कहते हैं तुम जैसे लोगों की वजह से ही रिसर्च लैब कम्युनिटी का नाम बदनाम हो रखा है, तुम लोग आकर दूसरों की अचीवमेंट को अपना बोलकर कैसे चुरा सकते हो। उसके बाद वहाँ के सभी लोग उन साइंटिस्ट के ऊपर टूट पड़ते हैं। जब निंगबाई वहाँ से जा रहा था तो गोंगफेंग निंगबाई को जाते हुए देख लेता है और उसके पास जाकर उससे कहता है मिस्टर निंग एक सेकंड के लिए रुकिए जरा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारा डोंगफेंग ऑर्गेनाइजेशन आप जैसे ही काबिल प्रोफेसर को खोज रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपकी एंटी ग्रेविटी डिवाइस के ऊपर कुछ फंडिंग प्रोवाइड करना चाहती है, जैसे कि अच्छे इक्विपमेंट्स और टॉप लेवल के प्रोफेसर जो कि आपके एंटी ग्रेविटी डिवाइस के ऊपर रिसर्च में मदद करेंगे। गोंगफेंग के इस बात को सामने से आता हुआ सू चेंगी भी सुन लेता है और वह निंगबाई से कहता है मिस्टर निंगबाई अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन हमारी सैंकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप अच्छे से जानते ही होंगे। हमारे पास एक अच्छा डिपार्टमेंट होने के साथ साथ 30 मेंबर्स है जो कि आपके असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। उन दोनों की ही बात सुनने के बाद निंगबाई मिक्सी को बुलाता है और मिक्सी आते ही मिस्टर सू और प्रोफेसर गोंग से कहती है हमारे मास्टर निंगबाई को किसी भी कंपनी या डिपार्टमेंट की फंडिंग की जरूरत नहीं है, और वे निंगबाई को बताती है कि 2.9 ट्रिलियन यॉन लिक्विड हमारे कंट्रोल में है। निंगबाई कहता है चलो ठीक है, इसका मतलब यही है कि मुझे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है ना। और जब ये बात मिस्टर सू और प्रोफेसर गोंग सुनते हैं तो वे दोनों ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, लेकिन तब भी मिस्टर सू हिम्मत नहीं हारते और वे निंगबाई से कहते हैं मिस्टर निंगबाई मुझे लगता है कि आपको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारी सैंकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको अपना फर्स्ट प्रोफेसर बनाना चाहती है पार्टनर के रूप में। निंगबाई वहां से जाते हुए उन दोनों से कहता है कि आप इसके बारे में मिसेस मिक्सी से बात कर लो, क्योंकि फ्यूचर के हर एक मैटर के बारे में वह ही रिस्पॉन्सिबल होंगी। निंगबाई के वहां से जाते ही वे दोनों ही मिसेस मिक्सी से अपनी अपनी कंपनी के बारे में बात करने लगते हैं। युक्सिन निंगबाई के पास आकर उससे कहती है कि अब ये सब कुछ हो चुका है तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, और निंगबाई कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। तभी युक्सिन के मोबाइल में उसकी फैमिली की तरफ से कॉल आता है और वे निंगबाई को बताती है कि वे थोड़ी देर के लिए अपनी फैमिली से बात कर रही है। और जैसे ही युक्सिन निंगबाई से थोड़ा साइड हटकर अपना कॉल उठाती है तो वह कॉल उसके अंकल का होता है। उसके अंकल उसको कॉल करके पूछते हैं क्या उसने निंगबाई के साथ डील करी। युक्सिन बताती है हाँ उसने डील कर ली है और निंगबाई मान भी चुका है। युक्सिन अपने मन में सोचती है ये गलत है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं निंगबाई को धोखा देकर अपनी फैमिली के लिए काम करवाने के लिए मनाऊंगी। और जब निंगबाई युक्सिन का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो वे उसके हाथ से फोन छीनकर उसके अंकल से कहता है मैं जानता हूँ आखिर तुम लोग क्या करने की प्लान कर रहे हो। न्यू रिसर्च लैब कम्युनिटी की हेड टैंग युक्सिन होगी और मैं उसके अलावा और किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। फोन में युक्सिन के अंकल निंगबाई से कहते हैं आखिर तुम होते कौन हो हमारी टैंग फैमिली के बिजनेस में दखलंदाजी करने वाले। निंगबाई बताता है कि मैं युक्सिन और जून का फ्रेंड हूँ और मेरा नाम है निंगबाई। अगर टैंग फैमिली ने फिर से युक्सिन को बुली करा तो मैं टैंग फैमिली को ड्रैगन सिटी से मिटा दूंगा। निंगबाई की बात सुनकर युक्सिन को थोड़ा अच्छा लगता है और निंगबाई युक्सिन को उसका मोबाइल देते हुए कहता है अब ये लोग तुम्हें फिर से बुली नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर भागते हुए जून आता है और जून देखता है कि युक्सिन थोड़ी रो रही है, तभी निंगबाई से पूछता है क्या वे उसकी बहन को बुली कर रहा है। तभी युक्सिन जून के सर पे घूसा मारते हुए कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम मत बोलो। तभी वहाँ पर मिक्सी आकर जून को बताती है कि ये टैंग फैमिली के चेयरमैन थे जो कि युक्सिन को बुली कर रहे थे, ना कि मेरे यंग मास्टर। फिर जून गुस्से में कहता है कि मैं उस ओल्ड बस्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं, आज के दिन तो ये मुझसे मर के रहेगा। फिर युक्सिन जून को पकड़ते हुए कहती है क्या तुम निंगबाई से बात नहीं करना चाहते थे कि वह तुम्हारा यंग मास्टर बन जाए, और वैसे भी वह इस समय यहाँ पर है तो ये एक अच्छा मौका है। फिर जून निंगबाई को ग्रेट करते हुए उससे रिक्वेस्ट करता है कि वे उसको मार्शल आर्ट सिखाएं क्योंकि वे निंगबाई से ही मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। निंगबाई जून से कहता है कि हम दोनों सेम एज के हैं तो हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं, ना कि मास्टर और डिसाइबल। जून थोड़ा नाराज हो जाता है क्या निंगबाई उसको मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाएगा, पर निंगबाई बताता है हाँ वह जून को मार्शल आर्ट सिखाएगा, उसको अपना समय निकालकर निंगबाई के पास आना है बस। उसके बाद जून और युक्सिन दोनों भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, आखिरकार निंगबाई जून को मार्शल आर्ट सिखाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाम हो चुकी है और जो मिस्टर सू है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक नई लैब को बिल्ड करवा रहे हैं। इसी के साथ वहाँ पर युक्सिन भी थी जो कि अपनी लेबोरेटरी का थोड़ा बहुत सामान लेके जा रही थी। जब युक्सिन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी तो मिस्टर सू बताते हैं ये रिसर्च लैब एक टेम्परेरी रिसर्च लैब होने वाला है और इसको हम पब्लिकली अनाउंस करेंगे एंटी ग्रेविटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। फिर उनके पीछे से आवाज आती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और हम देखते हैं वहाँ पर निंगबाई आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि हमें एक और रिसर्च लैब बनाने की जरूरत नहीं, रिसर्च लैब जहाँ थी वही ठीक है। मिस्टर सू निंगबाई से कहते हैं प्रोफेसर निंगबाई आपके लिए एक अच्छी फैसिलिटी के साथ रिसर्च लैब होना जरूरी है ताकि आप अच्छे से रिसर्च कर सके। इसके अलावा हमारे नेशन को भी अच्छा नहीं लगेगा इतने बड़े प्रोफेसर को अच्छे से फैसिलिटीज नहीं मिले तो। तभी उनके पीछे से आते हुए कहता है कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी फैसिलिटीज के साथ टैलेंटेड रिसर्चर्स को भी हायर करूंगा ताकि इससे आपका काम आसान हो जाए। और हम देखते हैं उस शख्स के साथ आए होते हैं यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल। उस शख्स को देखकर मिस्टर सू सोचते हैं ये तो मिनिस्ट्री ऑफ द वॉर से हैं और इसकी रैंक तो लोअर नहीं लगती। तभी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल निंगबाई को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। इनका नाम है मिस्टर पाइगैंग जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जब पाइगैंग निंगबाई को एक यंग प्रोफेसर कहते हुए उससे हाथ मिलाते हैं तो निंगबाई उनसे हाथ नहीं मिलाता। इससे पाइगैंग नाराज नहीं होते, उल्टा वे निंगबाई को बताते हैं मिस्टर निंगबाई हमने आपकी एंटी ग्रेविटी डिवाइस के ऊपर रिसर्च के लिए टॉप साइंटिस्ट को हायर किया है जो कि 89 है और आप उन सबको एक लीडर की तरह कमांड करोगे। इसके अलावा जितना भी इस प्रोजेक्ट पर खर्चा होगा वो सब कुछ नेशन उठाएगी। अगर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस गया तो हमें नेशन एक बोनस भी देगी। और अभी के लिए आप ये गोल्डन कार्ड ले लीजिए जिसके अंदर 10 बिलियन यॉन है हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए, ये आपके लिए एक छोटा सा बोनस है। लेकिन निंगबाई उस कार्ड को लेने से मना कर देता है और मिस्टर गोंग को बताता है जो लोग मुझे पैसे ऑफर करते हैं तो मैं उनके लिए काम कभी भी नहीं करता क्योंकि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट। निंगबाई से कहते हैं अब मुझे पता है कि निंग फैमिली को पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन ये पैसे आपको एक अवार्ड के रूप में दिए जा रहे थे क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन चुके हो। निंगबाई मिस्टर गोंग से कहता है कि आपको पता भी है आप अपने एक सुपेरियर से बात कर रहे हो, मैं वही निंगबाई हूँ जो कि 7 साल की उम्र में पियांग मिलिट्री एकेडमी में आया था। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी प्रोटेक्शन के लिए आयरन विल्ड मैन खड़े हुए। 13 साल की उम्र तक मैंने जो काम किया
किए हैं वो बहुत बड़े हैं। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ सिर्फ अपने देश के लिए खड़ा हूँ, ताकि मैं एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट को बनाकर अपने देश का नाम रोशन करूँ। मिस्टर गोंग से ये कहने के बाद निंगबाई वहाँ से जाने लगता है और यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल गोंग को समझाते हैं निंगबाई थोड़ा सा ऐसा ही है, उसका बिहेवियर ऐसा ही है, आप ध्यान मत दीजिएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं रात हो चुकी है और यूनिवर्सिटी की छत पर आकर मिस्टर गोंग किसी को कॉल करते हैं। हेलो मिस्टर जाओ, मैटर सेटल हो चुका है, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया। लेकिन जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था ऐसा लग रहा था कि वो हमारे साथ काम कर सकता है एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट पर। कॉल में जाओ उससे कहता है कि किसी भी तरीके से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो और जितना हो सके उसको अपने अंडर में लाने की कोशिश करो। मिस्टर गैंग जाओ से कहते हैं मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तो दो निंगबाई के बारे में, तभी तो मैं कुछ काम कर पाऊंगा। जाओ उसको बताता है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है निंगबाई की। ये सुनकर गैंग कहते हैं क्या का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिना इन्फॉर्मेशन के मैं अपना काम कैसे करूंगा। जाओ मिस्टर गैंग को बताते हैं कि जो हमारा इंटरनल सिस्टम है उसके अंदर निंगबाई की फाइल टॉप सीक्रेट फाइल है जिसका लेवल है 35। ये पता चलने के बाद फोन कट हो जाता है और मिस्टर गैंग सोचते हैं आखिर निंगबाई का बैकग्राउंड क्या होगा। अब यहाँ से अगला सीन हम सुबह का देखते हैं जहाँ पे लैब के अंदर प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी चल रही है। तभी किसी का फोन रिंग करता है और जुक्सिन उसको डांटती है जिसका भी फोन रिंग करा है, क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता लेबोरेटरी के अंदर फोन अलाउ नहीं है। और हम देखते हैं वो होता है निंगबाई जिसका फोन रिंग करा था। और फिर जुक्सिन निंगबाई से माफी मांगती है क्योंकि निंगबाई एक सुपीरियर है और प्रोफेसर भी, तो वह उससे ऐसा नहीं बोल सकती। युआनसान निंगबाई को बताता है कि किसी शख्स को हमने डिटेक्ट किया है जो कि आपकी फाइल को कलेक्ट कर रहा है और जो भी ये काम कर रहा है हमें उसका नाम पता चला है जो कि है जाओ सिंह जी। निंगबाई मिस्टर गैंग की तरफ देखते हुए कहता है मुझे पता चल गया है कि आखिर ये किसके काम है, तो इस बात को ज्यादा फैलाना मत। फिर निंगबाई मिस्टर गैंग के पास सीधे आते हुए कहता है मेरे 7 साल तक की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप इकट्ठा कर रहे हो। और जब मिस्टर गैंग को पता चलता है कि निंगबाई को पता चल गया है कि वो आखिर क्या कर रहा है तो वे निंगबाई से माफी मांगते हुए कहता है मिस्टर निंग मुझे माफ करना, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना था। निंगबाई मिस्टर गॉन्ग से कहता है अगर आपको यही जानना है कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा तो आप मुझसे सीधा के भी तो पूछ सकते हो, आप बेवजह अपने फ्रेंड जाओ सिंह जी को ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए क्यों बोल रहे हो। गैंग थोड़ा शर्मिंदा होकर निंगबाई से माफी मांगने के बाद सोचता है मुझे नहीं लगता ये इंसान घमंडी होगा, क्योंकि जो हरकत मैंने अभी करी तो इसके बाद तो कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहेगा। ये इंसान सच में दिल का साफ है। अब यहाँ से हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे उन लोगों ने एंटी ग्रेविटी डिवाइस को बना लिया होता है। जब निंगबाई उस डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए कहता है तो वो लोग उस डिवाइस को स्टार्ट करते हैं। फिर वह डिवाइस ऊपर उठते हुए रोटेट करने लगता है और ये देखकर सभी साइंटिस्ट काफी ज्यादा खुश होते हैं। रिसर्च को सक्सेसफुल होते देख मिस्टर गैंग निंगबाई से कहते हैं प्रोफेसर निंगबाई मैं इस रिसर्च के अंदर 10 बिलियन फंड करने वाला हूँ, क्या आपको चलेगा। निंगबाई बताता है द रिसर्च फंडिंग पूरी तरीके से टैंग फैमिली कॉर्पोरेशन से कवर्ड है, इसलिए आप इसके बारे में युक्सिन से पूछ सकते हैं। और युक्सिन कहती है नो प्रॉब्लम मुझे चलेगा। उसके बाद मिस्टर गोंग थोड़ा उदास होते हुए निंगबाई से कहते हैं प्रोफेसर निंगबाई प्लीज आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैंने इस रिसर्च के ऊपर काफी ज्यादा सपोर्ट दिया है। फिर अचानक से निंगबाई कहता है मिस्टर गैंग मैं समझ चुका हूँ, मैं इस रिसर्च को कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं चीज का वादा करता हूँ कि मैं इस रिसर्च के ऊपर अपने पूरे दिल से काम करूंगा, तो प्लीज आप चिंता मत कीजिए। ये सुनने के बाद मिस्टर गैंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वे निंगबाई को सैल्यूट करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात हो चुकी है। निंगबाई और युक्सिन भी रात को खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीवन आ जाता है और उन दोनों से कहता है हे निंगबाई ब्रो मुझे लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा थक चुके हो, तो हम तीनों मिलकर कहीं खाना खाने चले। उसके बाद जीवन निंगबाई और युक्सिन आ जाते हैं गोल्डन गॉबलेट नाइट सिटी पे, जो कि एक लग्जरियस होटल है। और जब वे लोग उसके अंदर जाने वाले थे तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उनको टोकता है एक्सक्यूज मी सर एंड मैम, क्या मैं आपसे आपका वीआईपी कार्ड ले सकता हूँ। जब जिन वीआईपी कार्ड के बारे में सुनता है तो इसको बताता है कि हमारे पास वीआईपी कार्ड नहीं है। ये सुनने के बाद वे सिक्योरिटी गार्ड बताता है बिना वीआईपी कार्ड के वे लोग सामने वाले दरवाजे से नहीं आ सकते, इसकी बजाय वे पीछे वाले दरवाजे से जा सकते हैं। ये सुनकर जील को गुस्सा आ जाता है बिना वीआईपी कार्ड के तुम आखिर हमें अंदर आने क्यों नहीं दे सकते। जब वे लोग ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं तभी कोई शख्स वहाँ पे आकर एक बटलर को अपनी कार को पार्क करने के लिए कहता है और उस शख्स को देखने से ही लग रहा था कि वो काफी ज्यादा अमीर है और वे कार्ड उस शख्स को अंदर जाने देता है। ये सब देखने के बाद युक्सिन जीन को शांत होने के लिए बोलकर कई और जगह पर डिनर करने के लिए कहती है और जब उस शख्स की नजर युक्सिन की तरफ पड़ती है तो वे उन सभी से कहता है देखने से लगता है तुम लोग स्टूडेंट्स हो और इस तरीके की जगह तुम्हारे लिए डिनर करने के लिए अफोर्डेबल नहीं होगी है ना, लेकिन तुम लोग मुझे कुछ अच्छी सर्विस दो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर डिनर करने का जुगाड़ कर सकता हूँ। और जैसे ही वे आदमी युक्सिन को हाथ लगाता है तो जीन उसके मुंह पर लात मारकर उसको जमीन पर गिरा देता है और अपनी इस तरीके की बेइज्जती देख वे शख्स अपनी जेब से पैसे निकालकर उनके मुंह पे फेंकते हुए कहता है लो ये सारे पैसे उठाओ और रोड साइड स्टॉल पर जाके खाना खाओ, तुम्हारी यही औकात है। उसकी ये बकवास सुनने के बाद जीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ का गार्ड उल्टा उन लोगों को ही डांटने लगता है कि उन्हें एक वीआईपी गेस्ट के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। फिर निंगबाई उस शख्स से कहता है मेरे हिसाब से जो पैसा तुमने फेंका है ये तुम्हारे मेडिकल के लिए काम आएगा। वो बंदा निंगबाई की बात को नहीं समझ पाता और उससे पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। फिर निंगबाई जीवन से कहता है जीवन मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, जो शख्स तुम्हारी बहन को हाथ लगाए उसके सीधा हाथ काट दो। निंगबाई के इस ऑर्डर को सुनने के बाद जीवन उसकी तरफ बढ़ने लगता है।